वर्तमान परिस्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि मध्य पूर्व एशिया में दो देश इजराइल और ईरान आपस में युद्ध कर रहे हैं इस बात को लेकर कि ईरान परमाणु संपन्न राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। इसकी चर्चा हम करेंगे कि परमाणु संपन्न राष्ट्र कैसे बनता है, कौन कौन सी संधियां हुई हैं पहले, और सबसे पहले किस देश ने इसे बनाया था। ये सारी संभावनाओं पे है। इस संभावनाओं को बल कहाँ से मिल रहा है कि ईरान बना ही लेगा, और इजराइल रोकना क्यों चाहता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। उसके पहले देख लें कि सबसे पहले परमाणु बम किसने बनाया था। यहां से आगे देखते हैं। 16 जुलाई 1945 को जूलियन रॉबर्ट ओपेनहावर मैनहट्टन प्रोजेक्ट, अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। उसके शीर्ष पे जूलियन रॉबर्ट ओपेनहावर थे। इनके नेतृत्व में पहली बार 16 जुलाई 1945 को परमाणु विस्फोट कराया गया था। तो पहला विस्फोट अमेरिका में हुआ 16 जुलाई 1945 को। अब यहीं पे हम देख लेते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ किया गया, वास्तविक प्रयोग। इसके बनने के बाद से इसका वास्तविक प्रयोग 1 महीना के अंदर ही पहला हुआ 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को हुआ ये नागासाकी पर। क्लियर हो गया? ठीक है। ट्रूडो उस समय राष्ट्रपति थे। उनके काफी दबाव, अमेरिका के ट्रूडो राष्ट्रपति थे वहां के, और चर्चिल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, स्टालिन थे रसिया के। देखिए रसिया, ब्रिटेन और ये सब पहले एक साथ थे। आज रसिया और अमेरिका में इतना युद्ध है, पहले साथ में थे। 1945 में 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परमाणु परीक्षण किया गया, और 6 अगस्त और 9 अगस्त को इसको हिरोशिमा और नागासाकी पर वास्तविक प्रयोग, युद्ध में प्रयोग कर लिया गया। ओपेनहावर को ये कैसे पता चला कि हम परमाणु बम बना सकते हैं, परमाणु बम बना सकते हैं, कैसे पता चला? पता चला 1942 में पाइल में फर्मी ने जो है पहली बार परमाणु भट्टी बनाई थी। अब देखिए ये इराक से जुड़ा हुआ है, ईरान से। ये परमाणु भट्टी वहां है, और जो अमेरिका ने कल हमला किया आज रात को, वो परमाणु भट्टी पर ही किया। अब परमाणु भट्टी से परमाणु बम तक का सफर है, आया समझ में? अब इसमें क्या है, दोनों में अंतर क्या है? पहला अंतर देखिए, कोई भी व्यक्ति जो अच्छा कार चला सकता है, नियंत्रित कार, कहां ब्रेक लगाना है ब्रेक लगा दिया, कहां तेज करना है तेज कर लिया, कैसे घुमाना है घुमा लिया, तो उसको कह दीजिए कि तुमको रास्ता एकदम फ्री, अनियंत्रित चलाओ, कोई बाधा नहीं है। तो कार की स्पीड अगर 180 है, 180 लिखी होती है, नहीं होती है, लेकिन 160 पर चला सकता है कि नहीं? वो आराम से चला सकता है। आप देखिए परमाणु भट्टी में जो परमाणु ऊर्जा जो यूज होते हैं, जो भारत में भी रिएक्टर है, बाकी जगह रिएक्टर है, उसमें जो परमाणु ऊर्जा जो बनाई जाती है वो क्या होता है? नियंत्रित होती है। वो नियंत्रित ऊर्जा होती है। उसको जो परमाणु, हमारे यूरेनियम के परमाणु, उसको एक न्यूट्रॉन से तोड़कर और एनर्जी प्राप्त की जाती है। वो चेन रिएक्शन है, वो एकाएक विस्फोट नहीं करती है। यहां पे हम क्या देखेंगे कि न्यूट्रॉनों से बमबारी होगी, और सब जितना यूरेनियम है एक साथ क्या होगा, वो ऊर्जा में बदल जाएगा। हजारों जो है डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएंगे। 6000 से लेकर 15000 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएंगे। 200 से लेकर 2000 तक वायुमंडलीय दाब हो जाएगी। तो यहां चेन रिएक्शन किया गया। चेन रिएक्शन क्या गया? यूरेनियम 235
इसको भी देखेंगे हम क्या है। यूरेनियम 235 रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन से होते हैं? जो स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है ना, जो स्टेबल नहीं होते, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो अपने आप उसमें से उत्सर्जन होता है और वो स्टेबल की तरफ आते हैं। जैसे हमने आज तक आपने देखा है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या कोई धातु ही है, लेड है, या लोहा है, या सोडियम है, ये सब स्टेबल है, इसके नाभिक जो है स्टेबल है, टूटते नहीं हैं। लेकिन यूरेनियम 235 अब इसी से जुड़ा हुआ है फिर ईरान का, कि यूरेनियम 235 की प्राप्ति वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यूरेनियम 235 का यूज हम नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं। उस रिएक्टर में इसको चेन रिएक्शन को रोकने के लिए हम D2O भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। तो जब इसको हटाते हैं, अभी 1 मिनट के लिए देखिए, जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन का हम बमबारिंग करते हैं तो ये टूटता है, तो टूटेगा 2 भागों में, फिर यहां से एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, फिर यहां से न्यूट्रॉन निकलेगा। अब उस न्यूट्रॉन को आगे के यूरेनियम 200 तोड़ने के लिए हम मुक्त नहीं करते हैं, इससे नियंत्रित कर लेते हैं। जितनी जरूरत होगी उतना ही न्यूट्रॉन आगे तरफ जाएगा, बाकी न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये एक बेरिलियम भी होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, पीछे हटाता है। तो जब न्यूट्रॉन से ही उसका विखंडन होना है, एक न्यूट्रॉन जो है एक नाभिक को तोड़कर 2 भागों में बांट दिया, अब मान लीजिए और न्यूट्रॉन बने, तब वो 2 को तोड़कर 4 में, फिर 4 से कितने निकले 4, फिर 4 8 को तोड़ेगा, ऐसे करके बढ़ता रहता है। लेकिन इसमें हमने चेन रिएक्शन कर दिया कि एक को एक ही तोड़ेगा, और परमाणु भट्ठी में ऐसे धीरे 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 एनर्जी हमको जितना चाहिए उतना प्राप्त होती है। परमाणु बम में क्या पार होता है, एकाएक जो है हमको एनर्जी प्राप्त होती है। तो फर्मी के इस सिद्धांत को लेकर ओपेनहावर को लगा कि अगर हम रिएक्शन को ओपन कर दें तो जो एनर्जी हमको क्रमिक रूप से मिल रही है एकाएक मिल जाएगी। तब उन्होंने जो है परमाणु बम पे काम किया। अब उनकी क्या संभावनाएं थी, क्या डर था उनके साथ, वो तो था ही, बना हुआ था। उनको ये था कोई ऐसा कोई विस्फोट ना हो जाए, ऐसा ना बन जाए कि वो नुकसान करे, फिर भी उन्होंने बना लिया। अब परमाणु बम बनता कैसे, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, प्रकृति में यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 एक साथ पाए जाते हैं, एक साथ पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे जिंक के साथ सीसा पाया जाता है, जिसको हम ट्विन कोर कहते हैं, ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं। लेकिन इसमें जो यूरेनियम होता है 235 वो कम होता है, कम होता है, 0.7 से 2 से 3, 2 से भी कम होता है। और यूरेनियम 238 जो होता है वो लगभग 99% होता है। हमने अभी बताया कि यूरेनियम 238 स्टेबल धातु है, जैसे वो सब स्टेबल है, तो स्टेबल होगा तो परमाणु फ्यूजन नहीं होगा, परमाणु विखंडन नहीं होगा, और परमाणु विखंडन से ही तो न्यूट्रॉन निकलेंगे और शेष एनर्जी निकलेगी जो हमको प्राप्त होगी, जो रिएक्टर में हो रहा था। तो अब इसको क्या करेंगे कि हम इसको संवर्धित करते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं संवर्धित, इनरिच यूरेनियम। ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिससे क्या होगा कि यूरेनियम 238 में से इसको हटाया जाएगा और इसकी मात्रा जो है वो बढ़ाई जाएगी। परमाणु रिएक्टर के लिए तो वो 2 से 3% या 7% तक, 20% तक सफिशिएंट है, हो जाएगा, क्योंकि चेन रिएक्शन करना है। लेकिन जहां एकाएक एनर्जी प्राप्त करनी है तो इसको संबंधित करके हम कहां ले जाएंगे, लगभग 90% तक ले जाना पड़ता है। ये परमाणु बम की पहले ही प्रक्रिया बता रहे हैं। हमको पहले क्या चाहिए, यूरेनियम 235 जो परमाणु विस्फोट के लिए आवश्यक है एनर्जी के लिए, और ये अनस्टेबल जो है वो एलिमेंट है, और ये जब मुक्त होता है तो इससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यही देखना है कि कोई देश क्या इस स्थिति में पहुंच गया है कि यूरेनियम को संवर्धित कर रहा है। आए बात कैसे लगेगा कि ईरान बना लेगा, तो ईरान में पता किया गया कि ईरान के जो परमाणु रिएक्टर वो तो काम कर ही रहे हैं, वो तो इतने पर काम कर लेंगे चेन रिएक्शन को, लेकिन उन्होंने इनरिच करके उसको 60% तक कर दिया। किसको, यूरेनियम 235 को। और यूरेनियम 235 ही परमाणु बम बनाने के लिए आवश्यक है, और यूरेनियम 235 ही ऊर्जा बनाने के लिए आवश्यक है। लेकिन ऊर्जा में उसकी कम मात्रा चाहिए,
लेकिन परमाणु बनाने के लिए उसको लगभग 60 से ऊपर 90% तक चाहिए। उसने 60% तक बनाने की प्रक्रिया अपना ली है। कैसे बनेगा मैं बता देना हूं। और अब जब 60 बना लिया तो 90 बना लेगा, और जब 90 बना लेगा तो फिर वो परमाणु बम बनाने की तरफ जाएगा। अब परमाणु बम कैसे बनता है उसको बताएंगे, उसके पहले हम इसको बता दें कि कैसे इसको किया जाता है। अब देखो इसमें आया एक बार कि ईरान ने जो है वो सेंट्रीफ्यूज बना लिया है। सेंट्रीफ्यूज का उसने बना लिया है, पा गया है वो। ये पहली प्रक्रिया है जिससे हम यूरेनियम 238 यूरेनियम 235 में से इसको हटा के इसको बढ़ा के हम 90%, 60% जितना भी हो सकता है कर सकते हैं। पहला क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूज। हमको यूरेनियम 238 मिला, उसके साथ साथ 235 मिला, लेकिन वो एक जैसे आप देखो पिच ब्लेड देखा आपने, जो ये सड़कों जिस पर कोलतान डाली जाती हैं, उसी से मैडम क्यूरी ने निकाला था रेडियम, जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है यूरेनियम की तरफ, लेकिन कई टन से निकाला था। अब उसमें आप कई टन रखा हुआ है, उसमें से कुछ भी आप करोगे तो कोई रिएक्शन होगा नहीं होगा। सबको हटाकर हम वो 2 ग्राम या 1 ग्राम जो भी रेडियम निकालेंगे तब तो आपको दिखाई देगा हाँ रेडियो एक्टिव है। तो सबसे जरूरी है उसको परिष्कृत करना। तो यूरेनियम 238 को हम सेंट्रीफ्यूज विधि से हटाएंगे और किसको बढ़ाएंगे, 235 को। इसकी मात्रा दोनों को मिलाकर क्या होगी, ये होगा 99%, ये होगा 1%। हमको ले कहां जाना है, इसको ले जाना है 90% तक, इसको हटाना है। तो सेंट्रीफ्यूज का उपयोग किया जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि टब होता है, उसमें ब्लेड्स लगता है, जैसे हम चाकू से काटते हैं ना सब सब्जी को तेज धार से, उसी अनुसार इसमें जो है लगभग 50,000 की स्पीड से ब्लेड घूमते हैं और इसमें इसको लिक्विड करके डाला जाता है, लिक्विड करके डाला जाता है। अब आपने पढ़ा होगा, ये देखा होगा वॉशिंग मशीन कैसे काम करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। जब हम कोई चीज़ को पानी के अंदर रख के घुमाएंगे तो देखिएगा भारी चीज़ किनारे चला जाता है। ऐसे जब दही मथते हैं हम, ऐसे दही खूब तेज चलाते हैं तो क्या होता है, दही का जो निकलता है उसमें से मक्खन वो हल्का होता है पानी की अपेक्षा, तो पानी किनारे पे चली जाती है और मक्खन कहाँ चला आता है, जहाँ उसको घुमा रहे होते हैं ऐसे, है ना। तो 238 कहाँ चला जाता है, इसके बाहरी किनारे पर, इसको निकाल लेते हैं हम बाहर और बीच में क्या बन जाता है, 235। इस विधि से यूरेनियम 235 को हम इनरिच करके, संबंधित करके 90% तक पहुंचा देते हैं, जो परमाणु बम के लिए आवश्यक है। अब आगे आता है फिर बना कैसे वो। जब हमको यूरेनियम 235 परिष्कृत होकर मिल गया हमको, तब होता है कि हमको इसमें रिएक्शन करानी है, चेन रिएक्शन। ये चेन रिएक्शन होगा और कैसा होगा, अनकंट्रोल होगा। इसमें कंट्रोल नहीं करना है, जैसे हम परमाणु भट्टी में करते हैं वैसे नहीं करना है, हमको अनकंट्रोल करना है। तब इसको हम एक बॉक्स में रखेंगे, इसको एक शेप का बनाया जाता है। अब आता है क्रिटिकल मास। एक होता है क्रिटिकल मास, होता है कि उसकी भार की एक सीमा जिस पे रिएक्शन जो है वो शुरू हो जाए यूरेनियम 235 में। तो एक उसका जो भार होगा उस पे रिएक्शन शुरू होगा, उसको पता करके उसको हम 2 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। तो जब तक वो आपस में मर्ज नहीं होगा उसमें चेन रिएक्शन शुरू नहीं होगा। तो इसको हम यहाँ डेटोनेटर लगा होता है, ये भी एक शब्द आएगा डेटोनेटर, जो स्पार्क करता है। यहाँ पर बना होता है यूरेनियम 235 के छल्ले, इधर बना लिए चाहे उधर बना लिए, और यहाँ होता है उसके पिस्टन के रूप में जो इसमें आकर बैठ जाएगा, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे इसको विस्फोट कराते हैं तो ये मूव करता है, ये मूव करके इसके अंदर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। फिट हो जाएगा तो इससे क्या होगा, यहाँ पे चेन रिएक्शन शुरू होगा। पहले 1 न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर उससे 2 निकलेंगे, फिर उसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे। फिर चूंकि अगर यूरेनियम 235 की मात्रा कम होती तो जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन यूरेनियम 235 की मात्रा यहाँ का है 90% है, तो सभी परमाणुओं में रिएक्शन होना है उसके। तो इससे क्या होगा कि 1 से 2 4 ऐसे करते हुए विखंडन शुरू हो जाता है।
विखंडन शुरू होने के बाद जो ऊर्जा हमको परमाणु भट्ठी में मिलती है वो भी यहीं मिल रही है, लेकिन वहां पर हम नियंत्रित करते हैं, नियंत्रण में रहता है, यहाँ पे अनियंत्रित रहता है। तो जो ऊर्जा वहां सालों साल धीरे 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 मिलती है और भट्ठी चलती है, वो यहाँ पर आपको 10 से 15 सेकंड में शुरू होता है और 2 से 4-5 मिनट में वो विस्फोट कर जाता है। तो ये रिएक्शन जब पूरी तरीके से जब इसमें शुरू हो जाता है, तो जो बाहर की दीवार जो मोटे कई धातुओं को मिलाकर बनी होती है, वो क्या होता है, हीट होती है, और हीट होकर ये फट जाता है। तब तक रिएक्शन लगभग पूरा होने वाला है, और जब फटता है तो वो फैलता है रिएक्शन के दौरान ही, और उससे जो क्या होता है, एक बड़े क्षेत्र में, जितना बड़ा हम बना सकते हैं उतने बड़े क्षेत्र में नुकसान होता है। ये तो तत्कालीन नुकसान होगा, और वहाँ टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 6000 हो सकता है, 8000 हो सकता है, या उससे ज़्यादा हो सकता है। वायुमंडलीय दाब 200 हो सकता है या इससे ज़्यादा हो सकता है। एक वायुमंडलीय दाब पे हम समान तरीके से रहते हैं। अगर एक वायुमंडलीय दाब और बढ़ा दिया जाए तो हमारी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ 200 डिग्री सेंटीग्रेड 200 वायुमंडलीय दाब हो जाता है, और टेम्परेचर 6000 से 8000। अब आप देखिए, इस टेम्परेचर पर आप जब पता करेंगे तो इस टेम्परेचर पर लोहा भी क्या हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा। इस टेम्परेचर पर सब धातुएं क्या हो जाएगी, वाष्प बन के उड़ जाएंगी। इतना टेम्परेचर जनरेट होता है। तो ये तो तत्कालीन उसके प्रभाव होते हैं कि उस टेम्परेचर से, उस प्रेशर से वहां की आबादी, वहां के भवन, वहां के मकान सब ध्वस्त हो जाते हैं। उसके बाद इसका क्या प्रभाव है, आखिर बनाए इसीलिए गया था ना, इसका प्रयोग इसीलिए किया गया था कि ऐसा बम हमको बनाना है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ये बनवाया गया था, ओपेनहावर द्वारा बनवाया गया था। 17 तारीख को मीटिंग होने वाली थी तीनों राष्ट्राध्यक्षों की, ठीक है, जिसमें स्टालिन थे और आपके चर्चिल थे और ट्रूडो थे। इनकी बैठक होने वाली थी, उसके एक दिन पहले ही दिखाना था कि भाई कर लिया जाए उसको, और उसके बाद उसका परीक्षण भी करना था, परीक्षण करके उसका उपयोग भी करना था। तो उसके पहले इसको जबरदस्ती जो है बनवा दिया गया था ओपेनहाइमर से। अब जब नागासाकी हिरोशिमा पर, अब आप देखिए सबसे बड़ी चीज, जो देश ये कह रहा है कि परमाणु से खतरा है, उसी देश ने सबसे पहले परमाणु हथियार बना लिए। यूएसए क्या कहता है कि परमाणु से, बम से खतरा है, और सबसे पहले 1945 में उसने बना भी लिया, और 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पर गिरा भी दिया। अब आप इस पे विश्वास करेंगे, वो आदमी कितना अच्छा होगा जिसने बना भी लिया, गिरा भी दिया, और ये कह रहा है कि आप इसका प्रयोग मत करो। देखिए, न्यूक्लियर जब विस्फोट हो जाता है उसके बाद से उसका रेडिएशन होता है, रेडिएशन होता है। समान धातुओं में रेडिएशन नहीं होता है, लेकिन जितने रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बन 14, कार्बन 12 हमारे शरीर में है, आवश्यक है। बिना कार्बन 14 के हम जीवित नहीं रहेंगे, और पौधों के लिए तो बहुत आवश्यक है। पौधे जितने भी चीज बनाते हैं, अपना शरीर, फल, बीज, सब प्रकाश संश्लेषण करके कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। अब ये रेडियो एक्टिव है, ये नहीं है। रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है वो विखंडित होते हैं, और उसमें से किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ये किरणें निकलती हैं। और इन किरणों की जो वेधन क्षमता होती है, इंसेक्ट करने की क्षमता होती है, वो ज्यादा होती है। ये जब शरीर पे गिरते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव कण है ये, तो ये शरीर पे गिरते हैं तो शरीर के अंदर जाते हैं और शरीर के सेल्स को, शरीर के डीएनए को प्रभावित करते हैं, और ये जल्दी खत्म नहीं होते हैं। रेडिएशन, जो परमाणु विस्फोट के बाद जो चीजें गिरती हैं उसे लगातार रेडिएशन होता रहता है। और चूंकि देखिए, वो भी आपको पता होगा, पढ़े होंगे, तो मैंने बताया था पहले कि हर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध जीवन काल होती है। कितने दिन में समाप्त होगा वो, है ना। किसी का 2 दिन होता है, किसी का 2 सेकंड होता है, और किसी का हजारों साल होता है। हजारों साल बाद जाकर जो है वो क्या होगा, वो स्थिर जो है तत्व पे आकर रुक जाएगा, जहां से अब विखंडित नहीं होगा, उसमें रेडिएशन नहीं निकलेगा। तो अब जो अल्फा, बीटा, गामा किरणें होती हैं, ये हाईली एनर्जी इसके अंदर होती है। बीटा की थोड़ा कम होती है, अल्फा की, उसके बाद बीटा और गामा की। गामा की किरणें इतनी होती हैं कि लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर को भी वो पार चली जाएगी। समझ गए नहीं।
इतनी मोटी चादर होती है लोहे की अगर, और उसके बगल में और चारों ओर से बंद, उसमें आप बैठे हो ऐसे, और बाहर विस्फोट हुआ, नहीं विस्फोट हुआ, अगर कोई ऐसा रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिससे गामा किरण निकल रही है तो वो अंदर चली जाएगी, तो आप सोचिए कि शरीर का क्या हाल होगा। और वो इतनी सूक्ष्म होती है जिसको आप देख नहीं सकते, वो जाकर शरीर के सेल्स को, सेल्स क्या, डीएनए, सेल्स में ही डीएनए है, डीएनए तत्व को प्रभावित करती है। यही कारण है कि आज भी जो हिरोशिमा और नागासाकी लोग हैं वो लूले लंगड़े पैदा होते हैं, होते हैं नहीं। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया गया और 2 संधियां लाई गई, सीटी बीटी और एनपीटी। दो चीजें लाई गई। किस लिए लाई गई? जिसने बना लिया बना लिया। अब आप एक चीज और देखिए, हमने उसको बताना भूल गए। देखिए, पहले 5 देश जो यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में थे, भाई वो तो मजबूत देश थे, वही तो 5 उसमें थे। इसके अलावा मात्र भारत ऐसा देश था जिसने पहली बार परमाणु विस्फोट किया था। कब किया था? 18 मई 1974 को, इंदिरा गांधी के समय में। इसको लाफिंग बुद्धा कहा गया था। परमाणु इसका जो विस्फोट पोखरण में कराया गया था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 5 जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, उसके अलावा एकमात्र ऐसा भारत देश था जिसने सबसे पहले परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। है कि नहीं बड़ी बात है? और किसी ने नहीं किया था। आप देखिए, ये 2 संधि है, एक है सीटीबीटी, कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। देखिए, दोनों में अंतर है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, इसके कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, यानी कि कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है। ये किसमें है? सीटीबीटी में। ये कब आया था? 1996 में। सीटीबीटी पर भारत हमेशा यही कहता रहा। 98 में अटल जी के समय में विस्फोट कराया गया। उसके पहले विशेषकर अमेरिका ने, रसिया तो साथ ही रहा है, रसिया, अमेरिका और बाकी देशों ने भारत से कहा कि भाई आप इस पे संधि करो। अब तो आप परीक्षण भी कर लियो 74 में। भारत ने कहा कि मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? उसने कहा कि मैं इस संधि पर तभी हस्ताक्षर करूंगा या तो मैं भी कर लूं या तो सभी लोग अपना हथियार डिस्ट्रॉय कर दें। ऐसा कौन सा हम विश्व बनाएंगे जिसमें 5 लोगों के पास, 10 लोगों के पास हथियार रहे और बाकी जिसके पास इतनी बड़ी जनता, जिसकी सीमाएं जो है चीन और पाकिस्तान से जुड़ी हुई, वो न करे। उसमें का एक देश चीन परीक्षण करके बैठा हुआ है परमाणु बम बनाकर, हम ना करें। उससे हमारा युद्ध भी हो चुका है 62 में, और पाकिस्तान से तो 3 युद्ध हो चुका है। हम ना करें, अब वो कर ले, अब वो उसको बेच दे सब हथियार, तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए भारत ने परीक्षण करने के बाद हस्ताक्षर किया। तो यह है कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। कोई भी देश परमाणु जो है परीक्षण नहीं कर सकता है। परीक्षण वो नहीं करेगा जो बनाएगा। तो तुम बना लोगे और परीक्षण नहीं करोगे तो फिर उसमें सुधार नहीं होगा, आपने बना के रखे रहो, इसलिए बैन था। ये है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है परमाणु। इसमें क्या है? इसके अंतर्गत यह है कि हर कोई देश को ये अधिकार है कि वो नागरिक कार्यों के लिए, नागरिक ऊर्जा के लिए, माने अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए ये न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग कर सकता है, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकता है। ठीक है, अब फिर वहीं चलते हैं। हम न्यूक्लियर प्लांट बनाएंगे तो हम यूरेनियम को इनिट्स करेंगे ही। तो उसमें एक मानक दिया गया कि आप 20% तक करोगे, इससे ऊपर नहीं, क्योंकि परमाणु बम इसके ऊपर ही बनेगा। इसमें जो है चैन रिएक्शन में तो आप उसको धीरे 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 करते हैं, आपको बहुत जरूरत नहीं पड़ती है विस्फोट की। आप रिएक्शन कर रहे हो तो एक न्यूट्रॉन निकला, उतनी एनर्जी मिली, हीट हुआ, उसके आगे जो लगे हुए हैं पानी का, पानी हीट हुआ गया और टरबाइन को चला रहा है वो
सीधे सीधे आपको नहीं वो जनरेट करता है, टरबाइन चलाता है, टरबाइन से मिलता है। तो 20% तक कर सकते हो। और ईरान कहाँ चला गया है? 60% पर। यहां से चला जाएगा 90% पर, तो वो बना लेगा, और जब 60 बना लिया तो 90 भी बना लेगा। तो एनपीटी में था कि आप नागरिक ऊर्जा के लिए, नागरिक जरूरतों के लिए परमाणु का जो है उपयोग कर सकते हो, और वो भी इंड्यूस करके 20% तक ही ले जाओगे, उसके ऊपर आप नहीं ले जा सकते हो। वही जब रात को बमबार्ड की गई है उस पर, तो ईरान ने कहा है कि मैं तो जो जैसा एक नियम है IAEA जो है, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है, उसको हर देश के परमाणु जो स्थल होते हैं, एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसको भ्रमण करने की छूट होती है। ऐसा समझ में कि आप बना रहे हो, आप आके देख लो, वो पूरा देखेगा। हाँ, वो देख के चला गया। भारत में भी वो देख के चले जाते हैं, वो सब बटा हुआ है कि कब कहाँ कहाँ चेक करना है, वो आएगा आपका देख के चला गया। क्योंकि भारत तो परमाणु संपन्न हो गया, फिर भी वो आके देखा जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कुछ और उसमें हो रहा है। तो ईरान में भी ऐसा हुआ, देख कर गए, वहाँ ऐसा नहीं पाया गया। लेकिन इनका कहना है कि वो 60% तक बना रहा है, और ईरान का कहना है कि जब हमारी परमाणु भट्टी चल रही है, उस पर अमेरिका ने क्यों मारा, उसके लिए आज गया है वो सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि हम तो नागरिक उद्देश्य के लिए बना रहे थे, और हर देश में ऊर्जा के शुद्ध और कम जो है उससे जो है प्रदूषण हो, उसके लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट की जरूरत है कि ऊर्जा ज्यादा मिले और उससे जो है किसी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण न पड़े। इसमें तो आप संधि ही कर रहे हो, हर देश को कह रहे हो कि आप ऊर्जा के मानकों को ऐसा बनाएं कि कम से कम उत्सर्जन हो, तो आप क्यों रोक रहे हो? तो ईरान ने कहा कि हम तो ऐसे बना रहे हैं, आप क्यों रोक रहे हो? तो अब समझ दोनों में आया। अब इसी आधार पर कहा जा रहा है कि उसने 60% तक बना लिया है, तो 90% तक भी बना सकता है और परमाणु बम बनाने की ओर अग्रसर है। और उसने क्या किया कि इसका उल्लंघन किया है और इसका भी उल्लंघन किया है, क्योंकि इसमें नागरिक उद्देश्य के लिए बनाना था, और उसके आड़ में उसने जो है इतना बना लिया और परमाणु बना रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय संधि के खिलाफ है। इसलिए हम उस पर आक्रमण करते हैं, नहीं करेंगे तो ये क्षेत्रीय संतुलन के लिए और क्षेत्रीय जो व्यवस्था है उसके लिए घातक होगा। और इस आधार पर इजराइल और ईरान की लड़ाई चल रही है।